नमस्कार। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, जिनके पास बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर का भी दायित्व है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजट के बाद आपसे बातचीत हो रही है और सबसे जिस तरह से आपके पास इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की जो जिम्मेदारी है वित्त मंत्री ने आपको दी हुई है, और एक इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बड़ा ऐलान, एक संबोधन जो किया वित्त मंत्री ने बजट में कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो शॉर्टली आ जाएगा। तो शॉर्टली को क्या समझा जाए, कब तक उसका डीआरएचपी फाइल हो जाएगा, और क्या माने कि इस वित्त वर्ष में ही हम एलआईसी का आईपीओ देखेंगे, और कितना बड़ा आईपीओ होगा? भारत देश का बजट भारत देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया और उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि एलआईसी का आईपीओ जल्दी ही आएगा। तो एलआईसी का आईपीओ आएगा ऐसा ये लास्ट ईयर बजट में आया था और ये प्रोसेस चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि एलआईसी का आईपीओ कुछ दिन में आके 31 मार्च के पहले बोलते दिस फाइनेंशियल ईयर में फाइनल हो जाएगा। तो इसी में ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो टाइम आ चुका है। मतलब आप कह रहे हैं कि एमिडेड वैल्यू निकाली जा चुकी है, वैल्यूएशन वगैरह हो चुका है, और डीआरएचपी कभी भी फाइल हो सकता है। एलआईसी की वैल्यू निकालने का काम चल रहा है। एक बार वैल्यू आ गई तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितना परसेंटेज निकालना है, शेयर्स निकालना है, और बाद में उसके बाद आईपीओ आएगा। तो वो कितना परसेंट के लिए क्या कैबिनेट की मंजूरी लगेगी? और उसमें ये भी चर्चा है कि एफडीआई का भी एक ऐलान हो सकता है कि इतने परसेंट हिस्सा एफडीआई फॉरेन निवेशक भी ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या कैबिनेट की मंजूरी जल्द लेने सी ये आईपीओ बहुत बड़ी चीज़ है, नेचुरली ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो इसीलिए कैबिनेट की मंजूरी भी लगेगी। और उतना ही नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी होने के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड इसका ही रहेगा। तो जिसमें इंटरेस्ट रहेगा जिसको, एफडीए आ सकते हैं और बाहर के लोग भी आ सकते हैं, देश के भी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ एक जरूर है कि एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स और एलआईसी के कर्मचारी, उनके लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज उसके लिए भी उनको बेनिफिट रहेगा। कितना रहेगा, क्या रहेगा, वो कैबिनेट डिसीजन रहेगा। लेकिन सभी को विश्वास में लेते हुए ये आईपीओ आएगा, देश से सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा, और उस आईपीओ की वजह से एलआईसी की कीमत भी बढ़ेगी। यस सर, मतलब एक आपने एक बड़ा बात बताइए कि जो पॉलिसी होल्डर्स है और जो कर्मचारी है उनके लिए कुछ स्पेशल होगा एलआईसी के आईपीओ में। एक और चीज जो सर क्रिप्टो को लेके या फिर वर्चुअल एसेट को लेके जो ऐलान हुए हैं बजट में, तो उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि इस पे इसको क्या लीगल माना जाएगा, अगर लीगल माना जाएगा तो बिल कब तक आएगा, और क्या जिस तरह से 30% जो है वो पहले ही कट जाएगा। तो इस पे काफी चर्चा शुरू हो गई है देश में। जो बजट 2022-23 का बजट है, इसमें क्रिप्टो को मान्यता बिल्कुल नहीं दिया है। क्रिप्टो करेंसी ये इंडियन करेंसी नहीं है, और कुछ लोगों ने, इंडियन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट करने के बाद उनको जो एसेट प्राप्त हुआ है, उनको जो इनकम हो चुका है, वो इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है। ये बजट में दिया है। लेकिन हमारे कौन सी भी करेंसी हो, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्न किए वाली करेंसी है, इंडियन करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट इंडियन करेंसी। और हमारी डिजिटल करेंसी निकलना, ये इस बजट में दिया है। तो डिजिटल करेंसी निकालने के लिए मैं पहले ही बोला कि गवर्निंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगी, और एक आधी सेंट्रल बैंक जो पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक है, जिसका गवर्नेंस आरबीआई की तरफ है। तो ये सेंट्रल बैंक के माध्यम से डिजिटल करेंसी आएंगी। डिजिटल करेंसी बहुत जरूरी है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में। यस, इसीलिए जरूरी है
नंबर 1, जो कुछ ट्रांजैक्शन हो जाएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नंबर 2, प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, उसको खर्चा नहीं लगेगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट होने के वजह से उसको ऊपर टैक्स जो कुछ है एज पर द गवर्नमेंट रूल लगेगा। और 4th, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, करप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए एक भी ऐसा डिसीजन हो चुका है कि देश में दिस फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में 75 डिजिटल बैंक खोल के उसमें ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब कौन से 75, कौन से शहर में, कौन से राज्य में, इसके तो ऊपर आप कह रहे हैं कि जो 75 डिजिटल बैंकिंग पॉइंट्स खोलने का ऐलान किया गया है वो सेंट्रल डिजिटल करेंसी से जुड़ा हुआ है। यस। और कौन से 75 रहेगा उसके ऊपर डिसीजन कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वो तो ऊपर के लेवल पे डिसीजन हो सकता है। अच्छा सर, ये मतलब आपने बहुत बड़ा एक क्लेरिफाई कर दिया कि 75 जो डिजिटल बैंकिंग पॉइंट्स खुलेंगे वो सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है उससे जुड़े हुए हैं। एक और बड़ा ऐलान जो बजट में हुआ है कि ECLGS स्कीम है, जहां पर 1 साल का दायरा बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2023 तक वो स्कीम रहेगी। 50,000 रुपये उसकी जो ओवरऑल लिमिट है, सीमा है, 4.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। लेकिन सर, आम लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि जब उनको लोन मिलता नहीं है, बैंकों के पास जाते हैं तो वो लोन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कोविड-19 की पैंडेमिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने ECLGS स्कीम डिक्लेयर की। ये ECLGS स्कीम जो है वो MSME के लिए है। इस स्कीम का टोटल अमाउंट अगर देखें तो 4.5 लाख करोड़ था। इस स्कीम की वजह से जो कैश क्रंच था, लिक्विडिटी नहीं थी, छोटे छोटे उद्योग का कारोबार कम हुआ था, तो उसको मदद करना ये ध्येय था। टोटल अमाउंट अगर देखें तो इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए रखे थे। तो लोगों की डिमांड बढ़ते गई। लोगों ने पहले मांग किया था कि ये 31 मार्च 2021 तक उसको और बढ़ाई, ECLGS 1, 2, 3, 4 तक आ गया। यस। तो अभी बजट में तो ये स्कीम को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया है। मैं बताने में मुझे हर्ष होता है कि इस स्कीम से वजह से 95 लाख MSME को मदद मिल चुकी है और 5.4 करोड़ लोगों को रोजगार जो संभाल सके। ये जो फिगर्स मैं दे रहा हूँ मेरे खुद की पगार नहीं है, फिगर नहीं है। ये जो फिगर है इकोनॉमिक सर्वे जो लोकसभा में पेश हुआ ये फिगर है। अच्छा। और इस स्कीम का इम्पोर्टेंस देखते हुए इस बजट में 50 लाख करोड़ और ज़्यादा रुपए रखे हैं जो हॉस्पिटलिटी कॉन्टेक्ट यस के सेक्शन को यूटिलाइज करे। जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, सर्विस देने वाली चीज, जहाँ पर असर हुआ है दूसरी वेव, जहाँ पर असर हो रहा है, टूरिज्म का है, ब्यूटी पार्लर है, छोटे छोटे चीज़ है, तो उसके लिए तो इसको भी स्कूती है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा लोगों ने लेना चाहिए। बैंक पैसे देने को तैयार है तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। और ऐसे कुछ डिसीजन की वजह से हम अगर अभी तक का GST का रिकॉर्ड देखें जो 1,40,000 करोड़ तक पहुंच गया, तो जनवरी में 1,40,000 करोड़ GST कलेक्शन हो गया। नवंबर में 1,31,000 करोड़ हुआ था, दिसंबर में 1,30,000 करोड़ हुआ था और अभी
40,000 जो सबसे ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा है। जीएसटी ज़्यादा कलेक्शन हो गया, इसका मतलब ही है ऐसा है कि इकोनॉमी में चहल पहल ज़्यादा है, लेन देन ज़्यादा हो रहा है, और लेन देन ज़्यादा होने की वजह से ये इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है। और इस अलग अलग सुविधा, नए नए तरीका, नए नए टेक्निक लोगों को यूज़ करने के बाद अपनी इकोनॉमी बढ़ सकती है, अवेयरनेस बढ़ रहा है। और मैं देश का फाइनेंस राज्य मंत्री होने की वजह से मैं तो मेरी पूरी कोशिश है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़े, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कैसे बढ़े, और बैंकिंग का सर्विसेज कैसा बढ़े। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में रूरल एरिया में जहाँ बैंक्स नहीं है, तो लोगों को सुविधा देने के लिए जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस अराउंड 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को भी बैंक सर्विसेज उपलब्ध करके दे रहे हैं। अच्छा, तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के उसमें। यस, ये डेवलपमेंट जो है बैंक का देहात में भी कर रहे हैं। यस सर। तो लोगों को बिजनेस हो, खेती हो, बिल्कुल एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से अलग अलग सुविधा दे चुके हैं। और ये सुविधा के माध्यम से मुझे सबको अपील करना है कि अपने नज़दीक के बैंक में जाके इसका अगर एलिजिबल है तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। यस सर। सर बैंकिंग की बात हो गई, अब इंश्योरेंस पे मैं बात करता हूँ। इंश्योरेंस ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है कोविड के अंदर। 25-30 हज़ार करोड़ तक के इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लेम दिए गए। और हमारी इस पे पहले भी बात हुई थी। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की जो पोस्ट है वो पिछले 10 महीने से खाली है, और माना जा रहा था कि LIC के जो मौजूदा चेयरमैन है वो नेक्स्ट चेयरमैन हो सकते हैं, लेकिन अब वहाँ पर उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो क्या लगता है कब तक ये पोस्ट भर दी जाएगी, क्योंकि इंतजार काफ़ी लंबा हो गया है? कैसा है, LIC के चेयरमैन और LIC के MD इनको एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि LIC का IPO चल रहा था। अगर उसको उनकी एक्सटेंशन नहीं देते तो और नई कोई आता था, और नई कोई को उसको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रहता था, ये प्रोसेस डिले होता था। अभी IRDA का जो चेयरमैन है, उसका भी IRDA का चेयरमैन कैसा हो क्या हो उसके ऊपर करके जल्दी से जल्दी वो भी चेयरमैन भरे जाएगा। यस सर, ठीक है। तो उसमें और कई सारे नामों की चर्चा हो रही है, तो क्या शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हो चुकी है? कितना टाइम और लगेगा? ये मैं मिनिस्टर हूँ, तो कौन नाम आएगा उसके इसमें जाते नहीं। एक कमेटी रहती है, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी डिसाइड करती है, और वो प्रोसेस चल रही है, हो जाएगा, एक जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आखिरी सवाल होगा सर, IDBI बैंक में जो सरकार को अपना हिस्सा बेचना है, तो क्या उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और LIC भी क्या अपना पूरा हिस्सा IDBI बैंक में बेचेगा क्या? IDBI बैंक में बेचने का चल रहा था बीच में, तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट डिसीजन ले लेंगे जल्दी क्या करना है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक यू।